खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के देशों में कल अदा की जाएगी ईद उल फित्र की नमाज। भारत में नजर नहीं आया चांद। 21 मार्च को होगी ईद की नमाज। बीते दिन दिल्ली के पालम में लगी थी आग। 9 अफराद की ताजियत में शामिल होने पहुंचे आप और बीजेपी लीडर। आपस में बहस के बाद चले लात घूंसे। पुलिस ने मामला कराया शांत। देश भर में कमर्शियल एलपीजी की किल्लत का असर। हिमाचल विधानसभा में चूल्हों पर बना विधायकों के लिए खाना। ग्लोबल वार्मिंग का पड़ रहा मुल्क भर में असर। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अचानक हुई भारी बर्फबारी। 4 धाम की यात्रा हुई ठप। ईरान के लो कॉस्ट वॉर मॉड्यूल से पतली हो रही अमेरिका की हालत। कर्जे में डूबा। पेंटागन ने कहा $200 अरब और चाहिए ताकि ईरान से लड़ सके। कल सऊदी अरब में ईद उल फित्र की नमाज अदा की जाएगी। आज हरमैन शरीफ में चांद देखने का बाकायदा एहतमाम किया गया और चांद नजर भी आया। लिहाजा ईद की नमाज के वक्त का ऐलान करते हुए हरमैन शरीफ ने ऐलान किया मुकम्मल 30 रमजान के बाद चांद नजर आ गया है। लिहाजा सुबह 6:20 पर नमाज ईद उल फित्र अदा की जाएगी। जबकि दुबई में ईद उल फित्र की नमाज सुबह 6:40 पर अदा की जाएगी। तो वहीं कनाडा में भी मुस्लिम मजहब के मानने वाले काफ़ी लोग रहते हैं। खबरों के मुताबिक यहाँ पर 20 मार्च यानी कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। साथ ही सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत ने भी कल ही ईद की नमाज अदा करने का फैसला लिया है। कतर ने ईद उल फित्र के लिए पब्लिक सेक्टर में 7 दिनों की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। भारत में भी आज चांद देखने के लिए मरकजी तौर पर एहतमाम किया गया। हालांकि मुल्क के किसी भी शहर में आज चांद नजर नहीं आया। लिहाजा भारत में ईद की नमाज 21 मार्च शनिवार को अदा की जाएगी। डेक्कन मुस्लिम उलेमा काउंसिल, सेंट्रल रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि शनिवार यानी 21 मार्च को ईद उल फित्र अदा की जाएगी क्योंकि आज चांद नजर नहीं आया। तो वहीं लखनऊ इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद ने ऐलान किया ईद शनिवार 21 मार्च को होगी। मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महली के सभी सदस्य एक ईदगाह की छत पर जमा हुए थे और बाकायदा चांद के दीदार के इंतजार में घंटों इंतजार करते रहे। दिल्ली के पालम इलाके में हुए भीषण अग्निकांड में 9 लोगों की मौत के बाद मुकामी लोगों ने शोक, संवेदना और शांति की अपील के लिए एक शांति सभा का आयोजन किया। मगर सभा जल्द ही राजनीतिक विवाद में बदल गई, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज और बीजेपी विधायक कुलदीप सोलंकी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। इसके बाद पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। मामला बढ़ने के बाद दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंचे। सौरभ भारद्वाज ने हुकूमत पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए कहा, पालम जैसी घनी आबादी वाले इलाके में इस तरह का हादसा होना सरकार की लापरवाही है। कार्यकर्ता थे, गोवा में ऑब्जर्वर का काम कर रहे थे। मैं भी अभी गोवा गया हुआ था, वहां पे हमारे साथ ही थे और तुरंत उनको दिल्ली आना पड़ा। आज मैं अभी गोवा से लौटा हूं और सीधा एयरपोर्ट से यहाँ पे आया हूं। बहुत दर्दनाक घटना है, लेकिन पता चला जिस तरह से फायर ब्रिगेड आई, उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और अगर समय पे फायर ब्रिगेड ने एक्शन लिया होता तो शायद उन लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन ज्यादा बड़े दुख की बात यह है, आज मैं परिवार से मिलने के लिए यहाँ आया और यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से गुंडागर्दी और लड़ाई झगड़ा किया हुआ है, एक परिवार जिसके 9 लोगों की मौत हो गई, उनसे सहानुभूति करने की बजाय इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे को बड़ा दुख होता है कि बीजेपी वाले इस कदर नीचता पे उतर सकते हैं कि एक परिवार जिसने 9 लोगों को खो दिया, अगर उनसे कोई सहानुभूति करने आ रहा है उसको मिलने
और अब आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखाएंगे तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के हाईटेक एग्जीबिशन सेंट्रल हॉल के, जहां पर गदर फिल्म फेस्टिवल 2026 का एहतमाम किया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीर। ఎంత కష్టం వచ్చినా సరే నా సినిమా హిట్ అవుతే చాలు, నా సినిమాకి గుర్తింపు వస్తే చాలు అని వర్క్ చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క టెక్నీషియన్కి, పనిచేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి ఈ అవార్డ్స్ నిజంగా చాలా చాలా పెద్ద ప్రోత్సాహం అనే చెప్పాలి. శివాజీ గారికి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ దండోరా, బెస్ట్ సపోర్టింగ్ యాక్టర్. Thank you, sir. Next, best debut feature film, and the award goes to Little Hearts. Director Sai Martand. వారు సిల్వర్ మొమెంటో 5 లక్షల నగదు బహుమతి మరియు ప్రశంసా పత్రం అందుకోబోతున్నారు. కంగ్రాచులేషన్స్ సాయి మార్తాండ్ గారు. మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ని కలగలిపి టీనేజర్స్ మాత్రమే కాదు, ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేసే విధంగా లిటిల్ హార్ట్స్ అనేటువంటి సినిమాని మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా అందించినటువంటి డైరెక్టర్ సాయి మార్తాండ్ గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజెప్తూ ఉన్నాము. అండ్ ఆల్సో టు ఈటీవీ విన్. అండ్ ఇవాళ గెలిచిన రాజువేట్స్ రాంబాయ్ కానీ లిటిల్ హార్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ ఈటీవీ విన్ ఆధ్వర్యంలో ప్రొడక్షన్ జరిగినవి. కంగ్రాచులేషన్స్ టీమ్. అండ్ ఇక ఇప్పుడు మా డెప్యూటీ సీఎం గారు బట్టి విక్రమార్క గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సార్, మే వి ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ యూ టు స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. గౌరవ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అట్లాగే ఈ అవార్డు గ్రహీతల్లో చలనచిత్ర ప్రముఖులుగా ఉన్నటువంటి శ్రీ చిరంజీవి గారికి, శ్రీ కమల్ హాసన్ గారికి, గౌరవ మా రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ జూపల్లి కృష్ణారావు గారికి, శ్రీ నాగార్జున గారికి, ఈ తెలంగాణ గదర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్లో ఎంపికైనటువంటి కథానాయకులకి, అట్లాగే ఇతర సినిమాలకి, రచయితలకి, డైరెక్టర్స్కి, ప్రొడ్యూసర్స్కి, ఇతర సినిమా రంగాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక మందికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ముందుగా ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఈ తెలుగు సినిమా కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రానికే పరిమితం కాకుండా దేశానికే తలమానికంగా ఎదగాలని ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మా ముఖ్యమంత్రి, మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు పట్టుదలతో ఈ తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ని గతంలో ఒక 10 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఈ అవార్డ్స్ లేకుండా ఉంటే తిరిగి వాటిని ప్రవేశపెట్టి ఈ చలనచిత్రాన్ని దిగ్విజయంగా దేశానికే కాదు ప్రపంచానికి కూడా పరిచయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ అవార్డ్స్ని తిరిగి ప్రారంభించడం జరిగిందని చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రానికే కాకుండా, దక్షిణాది రాష్ట్రాలకే కాకుండా యావత్ భారతదేశాన్ని పరిధులు దాటి ప్రపంచ స్థాయిలో హాలీవుడ్ స్థాయికి కూడా మన తెలుగు సినిమాలు వెళ్ళినటువంటి సందర్భం మనందరికీ తెలిసింది. సినిమా అన్నా, కళలన్నా కేవలం కళల కోసమే కాదు, ఇది ప్రజల కోసం అని చెప్పి
చాటినటువంటి అనేక తెలుగు సినిమాలు ఈ రాష్ట్రంలో దేశంలో మనందరం చూసాం. తెలుగు సినిమాలు సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేక రుగ్మతలు, అనేక సందేశాత్మక చిత్రాలను తీసి కేవలం సందేశాన్ని ఇవ్వటమే కాదు, కమర్షియల్గా కూడా విజయాలు సాధించిన అనేక సినిమాలు మనం చూసాం. సత్య హరిశ్చంద్ర, కన్యాశుల్కం, మరో ప్రపంచం, రోజులు మారాయి, కాలం మారింది, దానవేర శూర కర్ణ లాంటి అనేక సినిమాలు ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వటమే కాకుండా పెద్ద ఎత్తున ఈ సమాజానికి ఒక మార్పు కోసం నాంది పలికినటువంటి అనేక సినిమాలు తెలుగు చలనచిత్రంలో సీమలో ముందుకు వచ్చాయి. ఈరోజు కూడా ఈ చిత్రసీమ అవార్డ్స్ సందర్భంగా తీసినటువంటి అనేక సినిమాలు సామాజిక సందేశంతో వచ్చినటువంటి సినిమాలకి ఈరోజు ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ వారి ఆధ్వర్యంలో దిల్ రాజు గారు చైర్మన్గా ఈ జూరీ అవార్డ్స్ని ప్రకటించడానికి నిష్ణాతులైనటువంటి అనేక మందిని నియమించి చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఈ అవార్డుని ప్రకటించే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా చక్కగా చేసినందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తా ఉన్నాం. दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार 24 मार्च को अपना दूसरा बजट पेश करेगी. सीएम जनसंवाद के जरिए से अलग अलग तबकों से सुझाव एडवाइस ले रही है. तो वहीं आज सीएम रेखा गुप्ता और राज्य ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार चौहान ने आगामी बजट के लिए किसानों से भी सुझाव पूछे ताकि उनके आगामी बजट में सुझाव शामिल किए जा सके. दिल्ली में दिल्ली देहात की मैडम ने जो मीटिंग बुलाई कि बजट हम किस तरह से लाएं किसानों को लेकर, देहात को लेकर, उस विषय पे मैडम ने मीटिंग बुलाई और सब साथियों से जो दिल्ली देहात से आए उनके सुझाव लिए हैं. अब जो बजट 23, 24, 25 को होगा उसके अंदर मैडम चीज़ें किसानों के हित. देश के बड़े कारोबारी अनिल अंबानी आज फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है. सीबीआई ने उन्हें करीब 2,929 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में पूछताछ के लिए बुलाया. यह पूरा मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर बीते साल अगस्त में दर्ज हुआ था, जिसमें रिलायंस कम्युनिकेशन यानी RCOM पर लोन के पैसे में गड़बड़ी करने के आरोप लगे. इस साल समय से पहले राजस्थान में गर्मी ने दस्तक दे दी तो समय से पहले कश्मीर में सर्दी ने भी दस्तक दे दी और अब बर्फीली जगहों पर समय से पहले ही बर्फबारी भी देखने को मिल रही है. उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई, जिसके चलते अब 4 धाम यात्रा की तैयारियां जो चल रही थी उन्हें रोकना पड़ा. एक्सपर्ट्स का मानना है ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है. हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कमर्शियल LPG की किल्लत का असर देखने को मिल रहा है. गैस सिलेंडर्स की कमी के चलते ढाबा रेस्टोरेंट्स में संकट गहराने लगा है. तो वहीं पर्यटन निगम के होटल्स में अब खाना बनाने के लिए लकड़ियों का सहारा लिया जा रहा है. सिर्फ इतना ही नहीं, शिमला में फिलहाल हिमाचल प्रदेश की विधानसभा भी चल रही है. विधानसभा की कैंटीन में खाना पकाने के लिए सिलेंडर की किल्लत को देखते हुए कैंटीन के मेंबर्स ने लकड़ी के चूल्हे का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है. कुकिंग गैस सिलेंडरों की किल्लत के बीच लोग एक बार फिर खाना पकाने के पारंपरिक तरीकों की तरफ लौट रहे हैं. 700-800 बंदों का डेली खाना बनता है विधानसभा का, और हम चाहते हैं कि हमारी कॉरपोरेशन जो आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है कई होटल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट भी बंद हो रहे हैं LPG के बिना. तो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी कॉरपोरेशन को आगे लेके जाएं और हम जैसे तैसे कैसे भी करके हम इसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, लकड़ियों पे खाना बना रहे हैं. चलो जैसे लड़ाई यहाँ चली हुई है उसकी वजह से हमारे गैस की किल्लत हुई है और उस वजह से हम लोगों ने एक कदम उठाया है कि हम लोग अपना कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम लोग गैस को सुविधा दें. और आजकल जैसे हमारी विधानसभा चली है तो वहाँ का खाना भी हम लोग इस लकड़ी पे ही बना रहे हैं, लकड़ी के चूल्हे पे.
मिडिल में जारी तनाज़े के बीच भारत की रसोई गैस आपूर्ति पर संकट गहराता जा रहा है। हाल ही में केवल शिवालिक और नंदा देवी टैंकर ही भारतीय बंदरगाह तक पहुंच पाए हैं, जबकि 6 से ज्यादा एलपीजी और एलएनजी जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। हालात कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इस पर जानकारी देते हुए कहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के और शिपिंग मार्गों के चलते ऊर्जा आपूर्ति, खासतौर पर एलपीजी आपूर्ति चिंता का विषय बनी हुई है। On William, on energy supply, yes, it has been a matter of concern. As you know, that energy shipping routes have been impacted. On ours here in India, the Ministry of Petroleum, every day we have daily press briefing on this particular aspect. LPG is supply of LPG is a matter of concern. Therefore, we are prioritizing domestic consumption, domestic consumers first. Their needs will be taken care of, and then we'll see how we deal with the way how we supply LPG to commercial establishments. But that is a matter of concern because of shortage of supply. We had 2 tankers which came in recently. Those 2 tankers have given us more supply in the pipeline, and hopefully we'll have we are also trying to diversify our sources, looking for LPG supply from other parts of the world. So hopefully we are at it, we are working, and we'll do our best to secure. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को देश वापस लाने की तैयारियों के प्रयासों पर बात करते हुए कहा, हम भारतीय स्टूडेंट्स को अजरबैजान सीमा पार कराने की कोशिशें कर रहे हैं, जल्दी हम सबको घर लाएंगे। Girls students, yes, students we have a large number of students, including girl students from Kashmir who are studying medical education in Iran. We are trying our best. We had issued an advisory. We had told everybody that before you reach the Azerbaijan border, please get in touch with the embassy so that they can help you in crossing over the border. What happens is that you reach the Iranian border. Iranian border is easy to cross, but you get stuck on the Azeri side. So therefore it is important that all Indian nationals who desire to make the land border crossing, they first get in touch with our embassies. मिडिल ईस्ट के वो मुल्क जो अमेरिका की हिमायत में है, ईरान उन्हें सबक सिखा रहा है। अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा, उनका देश ईरान पर फौजी कार्रवाई का पूरा हक रखता है। फैसल बिन फरहान अल सऊद ने कहा, रियाद ईरान के इस दबाव से ना तो तनाव में आएगा और ना ही झुकेगा। The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. And I think that's the clearest signal of how Iran feels about diplomacy. It doesn't believe in talking to its neighbors. It tries to pressure its neighbors. The kingdom is not going to succumb to pressure. And on the contrary, this pressure will backfire. Will backfire politically, will backfire, I believe, morally, and दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका इन दिनों कई चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ईरान के साथ जारी तनाव और युद्ध का असर है, तो दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और कमजोर होती रोजगार मांग ने हालात को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल के मुताबिक ईरान के साथ जारी इस जंग में अमेरिका को अब तक $12 बिलियन से ज्यादा का सीधा नुकसान हो चुका है। युद्ध कब खत्म होगा, किसी को नहीं पता। My colleagues and I remain squarely focused on achieving our dual mandate goals of maximum employment and stable prices for the benefit of the American people. The U.S. economy has been expanding at a solid pace. While job gains have remained low, the unemployment rate has been little changed in recent months, and inflation remains somewhat elevated. Today, the FOMC decided to leave our policy. तो एक तरफ ईरान के लो कॉस्ट वॉर मॉड्यूल की वजह से अमेरिका की इकोनॉमी धड़ाम से गिर रही है, तो वहीं पेंटागन ने ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए $200 अरब और मांग लिए हैं। इस पर अमेरिकी सीनेटर्स में नाराजगी देखी जा रही है। इस पर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा, बुरे लोगों को खत्म करने के लिए पैसे लगते हैं। हालांकि अमेरिका की अवाम इस खर्च को फिजूल करार दे रही है। Well, first of all, none of this would have been possible without Midnight Hammer.
without that audacious mission with very clear goals that did obliterate their ability to enrich and the capabilities they have in those facilities. So it created the conditions for Iran to step forward and say, okay, you can reach out and touch us like that in our nuclear ambitions. You can see that we're still trying to do this. Let's make a deal. And President Trump put our two best folks on it, Steve and Jared, and they worked diligently, earnestly. I watched. वेस्टर्न इराक में अमेरिकी सेना का KC-135 रिफ्यूलिंग विमान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हादसे का शिकार हो गया था। इसमें 6 अमेरिकी सोल्जर्स मारे गए थे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने डेलावेयर के एक सैन्य अड्डे पर इराक में मारे गए 6 अमेरिकी सोल्जर्स को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समारोह के बाद सभी सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को भी सौंपे गए। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब अमेरिका की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर भी दिखने लगा है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही रोकने से ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस गहराता जा रहा है। इसके बाद अमेरिका ने नाटो से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मदद भी मांगी थी। इस पर नाटो के सदस्य महासचिव मार्क रूट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, नेटो के सहयोगी देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समाधान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। Well, let me first of all state and say that when it comes to Iran and the risk of Iran getting its hands on a nuclear capability or a ballistic missile capability, we have consistently said as NATO, collectively, that that cannot happen. So it is really crucial that that capability of the ballistic missiles, of the nuclear capability is severely degraded. When it comes to the Strait of Hormuz, I have been in contact with many allies. दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड से जुड़े ईरान के साउथ पार्स पर इसराइल ने हमला किया था और उसे नुकसान पहुंचाया। अब ईरान ने कतर के रास लाफान, जो दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट में से एक है, उस पर हमला कर दिया। तेहरान ने वार्निंग दी है कि कतर, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में कई पावर सेंटर अब टारगेट बन गए हैं। अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के किसी भी पावर सेंटर को निशाना बनाया तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वहीं इस बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका जवाबी कार्रवाई भी करेगा। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।